प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आज के सत्र में। हम लोग साक्ष्य भाव के विषय में गहन चिंतन मनन पिछले कुछ दिन से कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सब कुछ समझते हुए भी साक्षी भाव के विषय में समझते हुए भी इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। जीवन में इसको लाना कठिन है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बातें भी बहुत अच्छी और गहरी हो रही है। सुन के समझ करके, लेकिन ऐसा जीवन में उतर आए, हर पल इस बात का स्मरण रहे कि हमें साक्षी होना है, ये नहीं बन पाता है। आपका ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। आध्यात्मिक जीवन में उतरने के लिए हमें माहौल चाहिए होता है। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, समाज में, परिवार में, उसमें सारा समय अध्यात्म के लिए दे सकें या सारे समय अध्यात्म का स्मरण हो, ये मुश्किल है और हम आपकी परेशानियां समझ पा रहे हैं। इसलिए हम आपकी दिनचर्या पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। भाई, हम आप सबको पकड़ के अपने आश्रम में तो ला नहीं सकते। आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको बांध करके जबरदस्ती आपसे दृष्टा भाव विकसित करवा नहीं सकते। एक चीज जो आप घर बैठे समाज में जॉब करते हुए, अपने सारे सांसारिक स्ट्रेस को लेते हुए, जो आश्रम जैसा माहौल अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, वो है आपका दिनचर्या, आपका डेली रूटीन। अगर आप अपने डेली रूटीन पे वर्क करते हैं, आप वर्क करते हैं कि हम कैसे अपनी दिनचर्या में थोड़ी तपस्या ले आए, एक सिस्टम को डेवलप करें, तो आप निश्चित मानिए कि आप दुनिया भर की व्यस्त रूटीन के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद, स्ट्रेस के बावजूद आप आध्यात्मिकता को ला सकते हैं। हम साक्षी भाव पर अभी अगले 10 दिन तक और चर्चा करेंगे। मुझे चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बुद्ध महावीर से लेकर के मैं आज के रमण महर्षि और स्वामी विवेकानंद तक की बात करूंगा। उसके आगे कृष्णमूर्ति, ओशो, रजनीश और नए नए जितने भी हुए हैं हमारे संत महात्मा, सबके बारे में मैं चर्चा, वो दृष्टा भाव को कैसे ला पाए, वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। लेकिन उनसे बड़ी एक और बात है, उन महान लोगों की जीवनी को समझने से पहले हमें अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ना चाहिए कि हम उनको आत्मसात करें। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुने, बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम मनन करें, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं ला पा रहे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन में उतारने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। केवल मेरी बातें सुनने और मनन करने के साथ साथ उसको निधिध्यासन करना होगा, उसको जीवन में उतारना होगा। तो आज हम कुछ आपको सूत्र बताएंगे कि हम अपने दिनचर्या को सिस्टमेटिक कैसे बनाएं, ताकि साक्ष्य भाव जैसे महान आध्यात्मिक धारणा को हम अपने जीवन में धारण कर सकें। चलिए, उससे पूर्व कुछ मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। किसी सहज स्थिर आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। हाथ मुद्रा में और आंखें सहजता से बंद।
पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, चट्टान की भांति स्थिर कर लीजिए। सर से पैर तक स्कैन कीजिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो, उसे रिलीज करते हुए शरीर के प्रति दृष्टा बनिए। ये सबसे सरल है कि आप शरीर के प्रति दृष्टा बन सकते हैं। अब आप श्वासों के प्रति दृष्टा बनिए। श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनिए। और अब आप विचारों के प्रति सजग बनिए। कल वाले अभ्यास को दोहराएंगे। अपने पूरे सर को एक बलून की तरह मानिए, जो केवल स्किन है और भीतर खोखला है। Visualize your whole head as a balloon, empty from inside. This emptiness is a void space called Chidakash. चिदाकाश के प्रति सजग बनिए। Rotate your awareness clockwise and anti-clockwise in this Chidakash. अपने अवधान को चिदाकाश में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। जहां कहीं भी कोई विचार या विचारों की पूंछ पकड़ में आती है, कोई तैरता हुआ शब्द या चित्र दिखाई पड़ता है, सजग बनिए। आपको विचारों का दमन नहीं करना है, उसे आने जाने देना है।
विचारों में खोना नहीं है, विचारों में बहना नहीं है, जाग कर उसे देखना है। आप रोटेट कर रहे हैं अपनी चेतना को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चिदाकाश में। धीरे धीरे आराम से रोटेट करें। 2 मिनट इस अभ्यास को और करें। एक मिनट और करें। अब छोड़ दें विचारों को, अपने श्वास पे आइए। आते जाते श्वास को देखिए। भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ में शांति मंत्र भी करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दो उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो हम लोग अभ्यास करेंगे। आज समझेंगे हम लोग चेतना के विस्तार के प्रणाली को, कि चेतना का विस्तार किस प्रकार से होता है। आज इस प्रणाली को हम समझेंगे, ताकि
हम इस न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन को, इस पूरे सिस्टम को और बेहतर समझ सकें, हम अपने जीवन में महान आध्यात्मिक भावों को उतार सकें, ब्रेन का रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकें, सब्लिमेशन कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, अपने अंदर उस साक्ष्य भाव को, उस बोध को, उस होश को जागृत कर सकें और अपने मानसिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक शक्तिशाली चरित्र का निर्माण करते हैं। हम इन सब बातों को समझेंगे कि हम कैसे इसकी प्लानिंग करें, इसको कैसे वर्कआउट में लाएं, चाहे वो 21 दिन का हो, चाहे वो 90 दिन का हो। हम उन सभी संभावनाओं पर आज विचार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम सीमित चेतना में क्यों बंद हैं, क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? ऐसा क्या है कि हम इस वज्र किवाड़ को तोड़ नहीं पा रहे हैं? वज्र किवाड़ का मतलब होता है एकदम लोहे जैसा दरवाजा, बहुत भारी भरकम दरवाजा। हम लोग इस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सारी बातें समझते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये लॉक कैसे लग गया और ये लॉक को खोला कैसे जाए? इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है, ये है आपका संस्कार चक्र। आपका केवल मन ही संस्कारित नहीं होता है। पिछले दिनों हमने चर्चा किया कि बुद्धि भी संस्कारित होती है। बुद्धि भी संस्कारित होती है। और संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार का मतलब वो पुराना मेंटल पैटर्न जो बार बार एक्टिवेट हो जाता है बिना अवेयरनेस के, एकदम डिफॉल्ट सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। वो अपने आप होता रहता है, वो इतना मैकेनिकली होता रहता है, इतना आप रोबोट बन जाते हो कि लगभग 95% वो ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है। और हमारे शोध बताते हैं, आधुनिक मॉडर्न शोध जितने बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कंसियस माइंड केवल 5% होते हैं। 95% आप रोबोट्स हैं। आप एक स्वचालित ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं। और उस पर ये कि अमिगडाला हाईजैक, अमिगडाला हमारे भीतर का वो सिस्टम है ब्रेन का, जो कि आपके भय, क्रोध, चिंता ये हाईजैक कर लेता है। जो अमिगडाला है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शट कर देता है। ये जो हमारे भीतर, वो हमने बंदर का एग्जाम्पल दिया था ना, एक तो बंदर टुल है, 95% बेहोश है, केवल 5% होश में है। और उस बंदर को बिच्छू डंक ले लेता है, डंक मार देता है। तो ये डंक मारना ही अमिगडाला हाईजैक। भय, क्रोध, चिंता, एक तो आप बेहोश जीते हो, ऊपर से भय, क्रोध, चिंता, उसका डंक। और यही वजह है कि हम अपना आइडेंटिफिकेशन, हम अपनी पहचान अपने विचारों से करते हैं। जैसा विचार करता है, चलता है, जैसा मन विचरण करता है, हमें लगता है यही है। और इसी प्रकार की आपकी आदत, सोच, व्यवहार माया कहलाती है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान कि हम रीप्रोग्रामिंग करें, अपने ब्रेन को रिकॉन्फ़िगर करें। तो आइए, जिस तरह से आप अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करते हैं, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने ब्रेन को हम रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। आपका ब्रेन बदल सकता है।
8 सप्ताह से 3 महीने यानी 66 दिन बेस्ट माना जाता है। लेकिन 8 सप्ताह में भी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी, जिसको MBSR स्टडी कहते हैं, हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क करते हैं तो आप अपने ब्रेन को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप एकाग्रता की, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होता है और निर्णय की क्षमता और सजगता बढ़ती है। केवल 8 सप्ताह में आप 25,000 से भी ज्यादा नए न्यूरल पाथवेज डेवलप कर सकते हो। आपके हरेक नए विचार, जो मनन, जो चिंतन आप सुबह यहां हमारे साथ चिंतन में करते हैं, वो आपके नए न्यूरल पाथवे बनाता है। इसलिए अक्सर हम अपने सत्संग को कहते हैं बीजारोपण। हम आपके अंदर बीज डालते हैं, विनियोग करते हैं, नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अब उन न्यूरल पाथवे को आप कितना अभ्यास करके मजबूत बनाते हैं, उसको सक्रिय करते हैं, वो आपकी साधना है, वो आपका अभ्यास है, वो आपका निधिध्यासन है, वो आपका मनन चिंतन है। यही रिकॉन्फ़िगरेशन है कि आप नए न्यूरल पाथवे को सक्रिय करें। और जो गामा ब्रेन वेव्स हैं, जो लगभग 40 हर्ट्ज की होती है, वो हमारे ब्रेन में चलता रहे। ये अगर गामा ब्रेन वेव्स चलता रहता है तो हमारे अंदर संभावना होती है कि हम उच्च चेतना को प्राप्त कर सकें। देखो, हमारे सनातन शास्त्रों में हमारे कॉन्शियसनेस को 5 कोश में डिवाइड किया गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश कहते हैं अपने भौतिक शरीर को। ये जो हाड़ मांस का बना ये पिंजरा है ना, हम उसकी बात करें, जो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व से बना है पिंजरा, हाड़ मांस का बना है पिंजरा। तामे बोले मेरी मैना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना। तो ये अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश जो आपका भौतिक शरीर है, वो आहार, विहार, व्यायाम, नींद, इससे पोषित होता है। मोस्टली 90% लोग ये जानते हैं कि हम लोग अन्नमय कोश ही है, चेतना के केवल इसी कोश को ही मानते हैं, इसके आगे वो जाते ही नहीं। हजारों लाखों में से कोई बिरला होता है जो योग साधना गुरु करता है और साधना के प्रभाव से कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ और प्राण विद्या और कोई मेडिटेशन, तो मालूम चलता है कि अच्छा, इस हाड़ मांस के अलावे कोई प्राण ऊर्जा जैसी चीज भी शरीर में है। उसको कहते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश भी स्थूल शरीर ही है। ये भी जब आप मर जाते हो ना तो ये भी छूट जाता है। अन्नमय कोश को जला देते हो या गाड़ देते हो और प्राणमय कोश हवा में बिखर जाता है। कई बार ये भूत प्रेत की जो आप बातें करते हो ना, ये प्राणमय कोश का परिचायक है। बल्कि कल हम एक वर्कशॉप ले रहे हैं भूत प्रेत पे।
जो लोग भूत प्रेत पर ज्यादा समझना जानना चाहते हैं, भूत प्रेत की वास्तविकता से रूबरू होना चाहते हैं, कल मेरा प्रोग्राम है 10 बजे से, इंडियन टाइम 10 o'clock से है। मात्र 11 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, मात्र 11 रुपए का। आप उस वर्कशॉप में आइए और मैं आपको भूत प्रेत के विषय में गहरी बातें बताऊंगा। आपकी नेगेटिव ऊर्जा का आप कवच कैसे बना सकते हैं, आप वो ऑरा कैसे विकसित कर सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित ना करे। ये सारी बातें कल मैं 10 बजे करूंगा। तो आप 11 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो ये प्राणमय कोश है। इसके बाद होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश जो मानसिक शरीर, विचार हैं, भाव हैं, आपके संस्कार हैं। वही विज्ञानमय कोश जो है वो आपका इंटेलेक्ट बॉडी होता है, महत शरीर होता है। उसमें विवेक है, प्रज्ञा है, समाधि है, साक्षी भाव है। और आनंदमय कोश जो समाधि, तूर्या या विशुद्ध चेतना, जिसमें हम आत्मा परमात्मा का दर्शन करते हैं। और मजे की बात है कि ये पांचों कोश एक साथ काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सुषुप्त है, आपको बस पता नहीं है, आपको बस होश में नहीं है, आप बस बेहोश हैं। करती है पांचों काम है, और पांचों हमेशा काम करती है, ऑल टाइम 24 आवर्स। कोई भी सुषुप्त नहीं होता, कोई इन कोशों में कोई भी सुषुप्त नहीं होता, सब एक साथ काम करते हैं। हम संस्कारों में कैसे ट्रैप हो जाते हैं, ये बात समझने जैसी है। इसको आप अपने किसी ऐसे व्यवहार से तुलना कीजिए जिसकी आपको आदत है। जैसे मान लो आप चिड़चिड़े हो, क्रोधी हो, लोभी हो। कभी कभी जब भी ऐसा आपको होता है, तो आपको ये कब होता है, कब आपको क्रोध आ जाता है, कब गुस्सा आपके नाक पे एकदम टिप ऑफ द नोज पे चढ़ जाता है, जरा सोच के देखना। पहला, जब आप ट्रिगर होते हो, कोई घटना घटती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने उंगली कर दिया, किसी ने दुखते रख पे हाथ रख दिया, किसी ने मार्मिक पॉइंट को छू लिया, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप ट्रिगर्ड हो गए। ट्रिगर्ड होते हो तो क्या करते हो? तो जो प्रतिक्रिया आप हमेशा देते हो, आपका जो एक रोबोटिक पैटर्न है, जो ऑटो पायलट मोड में आप चले जाते हो, तब आप होश में नहीं होते हो, तब आप होश खो देते हो। तब आप सजगता की बात नहीं होती है, तब आप जो है वो टुल्ल हो जाते हो एकदम। एक तो आप वैसे भी ड्रंकन हो, ड्रंकन मंकी हो। ड्रंकन मंकी को फिर वो बिच्छू काट लेता है। ये जो ट्रिगर है ना, इसको समझो बिच्छू है, बिच्छू ने डंक मार दिया। और ये समाज परिवार बिच्छू ही होते हैं, वो डंक मार देते हैं। तो जैसे ही डंक मारते हैं आप अपने पुरानी प्रतिक्रिया में आ जाते हो। आप जो प्रीवियस, जो हमेशा से करते हो, वही करने लगते हो, और संस्कार गहरा हो जाता है। कुछ बदलता नहीं है, यहां पे आप ट्रैप में फंसते हो फिर, और जो जो चीजें हमेशा करते हो वो और करते हो। पहले भी एक कोई ऐसी बात नहीं, कोई नई चीज होती है आपने, आप पहले भी ऐसे ही है, आप बचपन से ऐसे ही हो, और उस संस्कार को गहराई करते हो। और सारी प्रकृति प्रतिक्रिया जो है आपकी, सारे रिस्पॉन्स जो है वो एकदम बेहोश रिस्पॉन्स है, और फिर परिणाम भी वही आता है, रिजल्ट भी वैसा ही आता है। तो ये एक कमजोर चक्र में आप फंसे हुए हो। और क्या रीजन है इस पैटर्न का? रीजन है कि आपकी चिंता, आप अत्यधिक चिंता करते हो, भविष्य के बारे में बहुत चिंतित। जबकि आप सबको पता है कि भविष्य आपके बस में नहीं है, रिजल्ट आपके वश में नहीं है, सबको पता है, लेकिन तो भी चिंता करेंगे। उस चिंता को इतना ज्यादा इस एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हो
कि आप वर्तमान को खराब कर देते हो। अच्छे अच्छे खासे रिश्ते को आप बिगाड़ के रख देते हो, केवल इस बात की कि भविष्य में ऐसा होगा ये सोच करके आप अपने पार्टनर से लड़ लेते हो, वर्तमान खराब कर लेते हो कि संभवतः भविष्य खराब हो जाएगा अमुक कारणों से, और अमुक कारण हो ना हो, वर्तमान में तुम खराब कर लेते हो। दूसरा पैटर्न का दुर्बल पैटर्न का दूसरा बड़ा कारण है आपका अनियंत्रित क्रोध। आपने कभी क्रोध पे अपना वर्क किया ही नहीं। उसको तो आप बहुत नेचुरल मानते हो कि भाई क्रोध तो नेचुरल है, वो तो होना ही चाहिए। अब अगले ने गाली दिया तो मुझे तो गाली वापस बकना ही है ना। अब अगले ने उंगली किया है तो उसकी पिटाई तो करनी है ना, उस चाहे वो बातों से करें चाहे आलोचना कटाक्ष करके करें। आप छोड़ते कहां हो? आप तो हाईली रिवेंजियस हो, रिवेंज में विश्वास करते हो। आपको लगता है कि बस मेरी बातें अब नहीं हुई तो मुझे क्रोध से अपनी बातों को पूरी करनी है। जैसे बच्चा फैल जाता है, लेट जाता है जमीन पे, आप मौलिक रूप से करते वैसे ही हो जैसे बच्चे करते हैं। कभी गौर करना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 3-4 साल के बच्चे में और आप में। बस थोड़ा सा आप उसको बुद्धिमानी से करते हो, बाकी करते वही। आपका अनियंत्रित क्रोध, इस पर वर्क करने की जरूरत है। आपको अध्यात्म के बारे में पूछने से पहले यह पूछना चाहिए, गुरुजी ये क्रोध को कैसे ठीक करें। अध्यात्म तो पीछे ठीक होगा, पर अगर ये क्रोध रहेगा तो आपके संस्कार दूर नहीं होंगे। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा कारण है इस पैटर्न का, इस ट्रैप का, कि आप हमेशा आत्मसंशय, अपने बारे में हमेशा संशय में होते हैं। पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, मैं शायद ना कर पाऊं, मेरे से ये नहीं होगा, मैं हूं ही ऐसी, मैं हूं ही वैसा। ये जो आत्म संशय आपका है, ये आपके दुर्बल पैटर्न का बहुत बड़ा रीजन है। चौथा रीजन है ध्यान विखंडन। आप कभी भी एकाग्र होने की कोशिश नहीं करते, एकाग्रता से कॉन्टेम्पलेट नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। अगर आप ये चिंतन मनन करते तो इसको तोड़ लेते। अगला पॉइंट है पीड़ित मानसिकता। आपकी मानसिकता ऐसी हो रखी है कि आप दुख को बहुत जगह देते हो अपने जीवन में, दुख के प्रति बहुत ज्यादा भाव है, दुख को बहुत प्रश्रय देते हो, दुख को बहुत इज्जत देते हो। कोई दुख हुआ तो उसको बहुत वैल्यू देते हो। जैसे अगर किसी की घर में छोटे छोटे खरोंच के प्रति भी अगर बहुत ज्यादा लोग सेंसिटिव हैं, हल्का सा सर्दी जुकाम, हल्का सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया, दादा दादी से लेकर के सारे लोग, चाचा चाची पिता माता, सब एकदम हंगामा मच गया घर में, छोटे से हल्के से बात के लिए, तो उस घर में रोग का आश्रय हो जाता है। याद रखना, ऐसे घर में रोग एकदम परमानेंटली वास करने लगते हैं। वैसे लोग जो इग्नोर करते हैं छोटे मोटे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलो गिर गए कोई बात नहीं बच्चा, अब छोटा बच्चा गिर गया, घर में तहलका मच गया, कैसे गिर गया आपने, ये टेबल यहां क्यों रखा आपने, वो वैसे क्यों, वो वैसे क्यों। छोटा बच्चा भी उठ के सोच रहा होगा कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है। वो उसका दर्द भी ठीक हो गया होगा, उठ के बैठ के चारों ओर देखता होगा घर में लड़ाई चल रहा है, कैसे यहां पानी किसने गिराया, कैसे फिसल गया बच्चा। आप जब छोटे छोटे दुख को इतनी तरजीह देते हो, इतना वैल्यू देते हो, इतना महत्व देते हो, जैसे क्या पता नहीं क्या ही हो गया, तो आप समझो कि आप अपने घर में दुख को आमंत्रण दे रहे हो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात।
अच्छा गिर गए ना, कोई बात नहीं, बहादुर हो बच्चा, उठ जाओ उठ जाओ, कोई बात नहीं, ये देखो तुम गिर गए, चींटी मर गई, बहादुर हो, उठ जाओ। बच्चे को भी लगता है हाँ यार, छोटी छोटी बात पे क्यों ही हंगामा किया जाए। बच्चे क्या है, बच्चे थोड़ा प्यार ढूंढते हैं। उनको हल्का सा चोट लग जाता है ना, तो उनको लगता है कि सारे लोग उनको गोद में ले ले, प्यार दुलार कर रहे हैं, वो प्यार दुला। कई बार बच्चे जानबूझ करके भी रोते हैं, क्रैंकी होते हैं, क्योंकि दे नीड लव, उनको प्यार दुलार चाहिए होता है। और आप में और उन बच्चों में वो ज्यादा फर्क नहीं है, आप मत सोचो मैं सिर्फ बच्चों के लिए कह रहा हूं। कुल दशा आपकी भी वैसी ही है, बस थोड़े चालाकी से कर लेते हो ये काम, बस इतना ही फर्क। थोड़े क्लेवर हो गए हो और कोई बात नहीं, करते हो आप भी वैसा ही हो। इसको कहते हैं पीड़ित मानसिकता। कुछ आदतें बड़े आत्मघाती होते, कुछ हैबिट्स जो है वो बड़े आत्मघाती होते, उसके प्रति तो जरूर सजग होना चाहिए। आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आप आ बैल मुझे मार वाली कहानी करते हो, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो, इतने आत्मघाती होते, अपना नुकसान करने वाले होते। आपको पता है कि अगर हम अमुक अमुक चीजें करेंगे तो अमुक अमुक होगा, लेकिन आप आदतन करते हो, चलो कुछ रुमानी हो, चलो कुछ आज तूफानी करते। वो उस दिन हम बता रहे थे ना, चुल्ल, कुछ लोगों को ना ऐसे ही चुल्ल होता रहता है, कुछ अंदर से जो है वो खुरपेंची होती रहती है। तो ये सारे संस्कार से हम ट्रैप होते हैं। अब आपको हम पूरा सिस्टम समझाते हैं, चेतना का विस्तार का पूरा सिस्टम क्या है। आपका जो सुबह का जो 4 घंटे का टाइम है, 4 बजे से 8 बजे, ऑल दिस पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये दो ये जो आपका प्रातःकालीन प्रोटोकॉल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जड़ है जो पेड़ को स्ट्रेंथ खड़ा करके रखता है, पोषण करके रखता है। आपका एकदम 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में आपका जागरण, उसके बाद प्राणायाम ध्यान करना, सत्संग सुनना, अपने संकल्प और विजुअलाइजेशंस, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड बताया था, ये सारे विजुअलाइजेशंस क्रिएट बनाना, जर्नलिंग करना, ये सब मैंने आपको बताया है पहले। ये आपके प्रातःकालीन प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ गए खाने पे, आप बच्चों को भी ऐसी गंदी आदत डाल रहे हो, बच्चे भी सुबह सुबह आंख ठीक से खुला नहीं, मम्मी आज क्या बना रही हो, मम्मी आज जो है खाने में क्या है, सब्जी क्या बना रहे हो। ये क्या आदत डाल रहे हो बच्चों को। आपके बच्चे उठ करके आपसे अगर सुबह सुबह खाना पूछ रहे हैं, तो आपने उसे लाड में बिगाड़ दिया है। बच्चे के आंख उठते ही उसको ये याद आना चाहिए कि मुझे ब्रश करना है, स्नान करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। ये बात अगर होती है तब तो समझो ठीक बात है। लेकिन बच्चे सो के उठ करके सीधे किचन में पहुंच रहे कि मम्मी क्या खाना बनाए। कुछ बच्चे तो बेड पे बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना, मम्मी मम्मी। कहा भाई, बेचारी मम्मी बाथरूम में है, किचन में, वो दौड़ के आती है बेड के पास, पानी वगैरह वगैरह कुछ लेके आएंगी या और भी कुछ। आप बेड पे बैठे बैठे ही बच्चे की खातिर कर रही हैं, आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो। लर्न द प्रोटोकॉल, अपने आप को, अपने परिवार को शक्तिशाली बनाओ। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली समय होता है, अनुशासन सिखाओ। सुबह का अनुशासन अगर बच्चे ने, परिवार के सदस्यों ने फॉलो किया, तो पूरा दिन संस्कारित रहता है। और अगर अर्ली एज में ही आपने उसे बिगाड़ दिया,
और यदि आपने अर्ली एज में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही आपने अगर चीजों को खराब कर दिया तो पूरा दिन खराब जाता है। अब आता है आपका दिन कैसा होना चाहिए। दिन में आप होशपूर्ण काम करो। दिन में कई बार आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए बैठ जाओ और पूरे बॉडी को विजुलाइज करो, स्कैन करो, रिलैक्स करो। बहुत स्ट्रेसफुल काम होगा आपका, मैं समझता हूं आपके काम में बहुत सारे स्ट्रेस होंगे। अगर जैसे रबर को खींचते हो तो उसको ढीला छोड़ना भी चाहिए। रबर को खींचे रखोगे तो टूट जाएगा रबर। स्ट्रेस में होते हो तो आधे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आंखें बंद करके पूरे शरीर को स्कैन करो, तनाव मुक्त करो। आपका जो स्ट्रेस है वो आपके बॉडी पे जाता है, आपके कंधों पे, पीठ पे जाता है, उसको रिलैक्स करो। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना सीखो। लर्न इट, मैं सिखा रहा हूं आपको। जो भी एक्शन करो, मैं हमेशा मल्टीटास्किंग से का विरोधी रहा हूं। मल्टीटास्किंग के बजाय माइंडफुल एक्शन करो। सजग होकर के, होश में आकर के कंसंट्रेशन करो। हर 40-45 मिनट का बाद गैप दो। जहां बैठो वहां डिस्ट्रैक्टिंग चीजें मत रखो। अगर आप किसी एक चीज पे फोकस हो तो बगल में मोबाइल नोटिफिकेशंस और दूसरे डिस्ट्रैक्टिंग चीजें मत लाओ। जो काम करो उसमें फोकस हो। और 40-45 मिनट के बाद फिर चेंज करो, 5 मिनट टहल के आओ, पानी वानी पी के आओ, फिर से बैठो। साक्षी दृष्टि का अभ्यास करो। माइक्रो मेडिटेशंस क्या होता है? 2-2 मिनट का ध्यान कर लिया। जैसे मैं सिखाता हूं आपको 11 बजे, 3 बजे और शाम के 7 बजे आप 2-2, 3-3 मिनट का ध्यान कर लो। इसको माइक्रो मेडिटेशन कहते हैं, माइक्रो मेडिटेशन ब्रेक। आप 2-2 मिनट का 10 बार ध्यान कर लोगे ना, तो ये इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि आपको वो 10 घंटे का अभ्यास के बराबर हो जाएगा। हाँ, 10 घंटे का अभ्यास। क्या करना है आपको? हर हर घंटे 2 घंटे में 2-2 मिनट का ध्यान कर लो, 10 बार कर लो आप दिन में ऐसा। 8 से 6 बजे के बीच में 10 बार आप ऐसा कर लो, 2-2 मिनट का ध्यान कर लो। जो लोग नाथ साधना करते हैं भजन कर लो। जो लोग बिंदु साधना करते हैं वो कोई मुद्रा लगा करके कर लें, शांभवी कर लें, अगोचरी कर लें, गोचरी मुद्रा कर लें, नासिकाग्र पे ध्यान कर लें, बिंदु पे ध्यान कर लें। 2-2 मिनट करना है। इसको कहते हैं माइक्रो मेडिटेशन ब्रेक्स। माइंडफुल एक्शन ब्लॉक्स क्या हुआ कि आप 40-45 मिनट का ब्लॉक रखो, उसके बाद ब्रेक लो, माइक्रो मेडिटेशन ब्रेक लो, रिलैक्सेशन ब्रेक लो। और कोशिश करो कि दिन में कई कई एक अलार्म लगाओ, जो अलार्म बीच बीच में बोले कि अब आपको साक्षी बनना है, साक्षी बन जाइए। ऐसा अपनी आवाज में अलार्म लगा लो कि आप साक्षी हैं स्वयं के, अपने शरीर के, अपने प्राण के, अपने मन के, अपने विचारों के। कर लो 1 मिनट की प्रैक्टिस, 30 सेकंड की प्रैक्टिस। ये आप करोगे तब आपका चेतना विस्तार होगा, तब रिकन्फिग्रेशन होगा। केवल सुनने, मेरी बात सुनने से नहीं हो जाएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ आगे बढ़कर के कदम बढ़ाने होंगे। यू हैव टू डू सम एक्शंस। संध्या का काम होता है रिसेट और प्रोसेसिंग का। शाम का 6 से 10, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने कर लिया तो सुबह अपने आप अच्छा हो जाएगा, याद रखना। अगर सुबह अच्छा करना है तो शाम को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपको सुबह प्रातः काल का प्रोटोकॉल पूरा करना है तो आपको शाम का प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ेगा। शाम का किया तो सुबह अच्छा होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा।
शाम में आप बैठो कि आज गुरुजी ने क्या क्या बोला था सत्संग में, उसको रिकॉल करो, उसको नोट डाउन करो, जर्नलिंग करो। दिन भर में क्या क्या बातें ग्रेटिट्यूड्स हुए, अच्छी बातें हुई, सबको धन्यवाद करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, दिन का प्रतिलोम करो, रिवाइज करो सारी चीजों को, बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा करो, योग निद्रा का अभ्यास करो, धीरे धीरे ब्रीदिंग का अभ्यास करो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें इस विषय में पहले करी है कि संध्या प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। वो रीसेट एंड प्रोसेसिंग का टाइम है। और सप्ताह में एक दिन, कोई भी एक दिन, हमने आपको बताया था कि कोई भी एक दिन मौन का टाइम रखो, साइलेंस का, साइलेंट डे। अच्छा है संडे या कोई छुट्टी के दिन में कर सकते हो, या हाफ डे में साइलेंट रखो, मौन व्रत कर लो, उपवास कर लो, कोई खाना स्किप कर लो। सप्ताह में एक दिन बनाओ प्रकृति संपर्क का, नेचर वॉक का, जाओ कहीं नेचर में, कहीं गार्डन में, कहीं पार्क में, और कहीं आसपास कहीं जंगलात में जा सकते हो, फॉरेस्ट वॉक कर सकते हो। सप्ताह में एक दिन प्लान करो कि हम गहन स्वाध्याय करेंगे। इस दिन गुरुजी के पुराने सारे ऑडियोज देखेंगे, सारे यूट्यूब्स खोलेंगे, निकालेंगे, देखेंगे, जो शास्त्र रह जाते हैं उसको पढ़ेंगे, शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे, अपने ही अपने ही स्पिरिचुअल डायरी का विश्लेषण करेंगे। सप्ताह में एक दिन एनालाइज करो अपने स्पिरिचुअल डायरी का। ये गहन स्वाध्याय हफ्ता में एक या दो दिन ऐसा आप करते हैं तो आप एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। और सिस्टम बनता है अनुशासन से, याद रखना। सिस्टम कभी भी मोटिवेशन से नहीं बनता है बच्चों, सिस्टम बनता है आपके अनुशासन से। आप कितना अनुशासित हो उतना मजबूत सिस्टम बनेगा, और जितना अनडिसिप्लिन को छोड़ोगे, अनडिसिप्लिन रहोगे, तो उतना आप बार बार दुख, चिंता और पीड़ा में उतरोगे। जैसा मैंने बताया, ब्रेन ब्रेन प्राइमिंग, ये जो सुबह का 4 घंटे का स्वर्णिम घंटा है, 4 से 8 बजे का टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 4 से 4:30 के बीच में उठते हैं तो आपका कॉर्टिसोल पीक पे होता है, उसका आप सदुपयोग कर सकते हो। आप जल नीति करो, जल पान करो, हल्का स्ट्रेच करो, ठंडे पानी से स्नान करो, ये सब मैंने आपको बताया है। थोड़ा कपाल भाती करो, नाड़ी शोधन करो। चलो अभी गर्मी का दिन है तो भस्त्रिका नहीं कर सकते, लेकिन साक्षी ध्यान कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, है ना। स्वाध्याय करो, कुछ जर्नलिंग करो। सुबह क्लास में आप लोग आते हो, उस पर कुछ नोट्स बना लो, प्रीवियस के कुछ क्लास का नोट्स बना लो, दिन का संकल्प लिख लो, कुछ ग्रेटिट्यूड्स को विजुलाइज कर लो, शास्त्र का कोई पाठ कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो थीटा अल्फा ब्रेन वेव ट्रांजिशन होता है, थीटा से अल्फा ब्रेन वेव में चेंज होता है, आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। और जब आप 6:30 से 8 बजे सक्रिय कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज, आसना, वॉकिंग, योग, सेवा, कुछ एक्टिव रोल करते हो, 6:30 से 8 बजे का टाइम है कुछ एक्शन का, एक्टिव का, इसको कहते हैं BDNF रिलीज। और ये ब्रेन ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले जो सुभाष जी हैं, आपको पता है, हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। वो 108 राउंड सूर्य नमस्कार रोज करते हैं इस उम्र में। ऑलमोस्ट 60 प्लस उनका एज है। 60 प्लस होने के बाद भी
इस उम्र में भी वो 108 राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कुछ वॉक करो, कुछ आसन करो, कुछ माता पिता बच्चों पत्नी की सेवा करो। अरे पत्नी किचन में लगी है, थोड़ा जाके वहीं कुछ हेल्प कर दो। ऐसा क्यों सोचते हो कि हम हेल्प नहीं कर सकते? सब हेल्प करना चाहिए। तो जब आप सेवा करोगे, अब आप घर वालों की सेवा नहीं कर सकते तो आप ये मत सोचना कि आप बाहर सेवा कर पाओगे। एक बार हमारे गुरुजी के पास आया एक व्यक्ति, कहता है कि गुरुजी बस आप हमें अपना लीजिए, हम परमात्मा के प्रेम में डूबना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तुम किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा? अपने बच्चों से? तो कहता है, नहीं ये सब तो मोह माया है गुरुजी, मैं तो बच्चों से प्यार नहीं, मतलब मेरा कोई मोह माया, मुझसे मोह नहीं है। पत्नी से करते हो? कहता नहीं साहब, मैं तो शुरू से ही निर्मोही रहा हूं, मेरे को कोई मोह नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं है। माता पिता से तो करते होगे? पर नहीं साहब, हम तो जैसे ही जॉब में आए तब से छोड़ दिए। तो गुरुजी हाथ जोड़ के कहते हैं कि तब तुम परमात्मा से ही प्रेम नहीं कर सकते हो, क्षमा करो। अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, अपने माता पिता से नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों से नहीं कर सकते, तो परमात्मा से क्या खाक करोगे? जो आदमी किनारे में तैर नहीं सकता वो समुद्र के अंदर कूद के तैरेगा? क्या बात करते हो? तो थोड़ा भाई अपने माता पिता की सेवा कर लो, अपने बच्चे पत्नी की सेवा कर लो। तो ये जो समय है 6:30 से 8, ये सक्रिय कुछ एक्टिव सा होना चाहिए। अब आता है दिन का। मैंने आपको बताया कि दिन का जो काम है वो एक दिन का आर्किटेक्चर तैयार करता है। मैंने आपको बताया कि 3 सुप्रीम सिद्धांत हैं। सिंगल टास्क मास्टरी, सिंगल टास्क में आओ। ये आप कंपनी के प्रलोभन में, ये कंपनी वाले आपको रेत देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, ये भी एक साथ 5 काम करो। नहीं नहीं, एक काम मन से करो। आप देखोगे आपके बॉस खुश होंगे। भले ही आपके बॉस आपको मल्टीटास्किंग की बात कहते हो, लेकिन खुश वो होंगे जब आपका काम गहरा होगा, आपका काम ज्यादा बेहतर होगा। और काम बेहतर कब होता है? जब आप फुल फोकस सिंगल टास्क में मास्टरी करते हो, एक समय में एक ही काम करते हो, पूरी चेतना के साथ करते हो। मोबाइल मत पकड़ो अगर आप कुछ फाइलिंग का काम कर रहे हो। कोई उस वक्त रील मत देखो, उस वक्त इंटरटेनमेंट मत करो, उस वक्त नोटिफिकेशन मत झांको। जो काम कर रहे हो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ करो। मल्टीटास्किंग आपकी चेतना को खंडित करते हैं, याद रखो। और जो मैंने बताया अल्ट्रेडियन रिदम, 90 मिनट का काम और 20 मिनट का विश्राम, या 45 मिनट का काम और 5 मिनट का विश्राम, 45 मिनट का काम 5 मिनट का विश्राम, या 90 मिनट का काम 20 मिनट का विश्राम, इसको अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। और थर्ड चीज जो मैंने सिखाया, माइक्रो मेडिटेशंस। माइक्रो मेडिटेशन, माइक्रो सटी ब्रेक्स करो। हर 3 घंटे, हर घंटे 3 श्वास को में आप पॉज के प्रति सजग बनो, साक्षी भाव बनो। हर घंटे, हर 2 घंटे 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो और मेडिटेशन कर लो। कुछ ऐसे चीजों के साथ चिपका लो अपने मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन को, जो आपके डेली रूटीन में है उसके साथ कुछ चीजों को चिपका लो। जैसे भोजन से पहले हम जैसे टिफिन करने दिन का खाना खाते हैं, उसके साथ 3 श्वास हम 3 लोगों के प्रति कृतज्ञ बनेंगे, श्वास के प्रति सजग बनेंगे, विचारों के गैप के प्रति साक्षी होंगे। क्रोध आता ही है आपको, क्रोध के आने से पहले एसटीओपी आपको याद करो, मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला एसटीओपी। दृष्टा बनो, लेबलिंग करो।
श्वास को गिनो। हर 45 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और उस वक्त डिजिटल डिटॉक्स, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, एकदम डिटॉक्स। और खासकर कम्युनिकेशन में याद रखना, ये भी मैंने जिक्र किया है, आपको समझाया, कम्युनिकेशन में सुनने की हैबिट डालो, बी अ लिसनर। एक नाद योगी हमेशा लिसनर होता है, बी अ लिसनर। ऐसा नहीं कि जब अगला कह रहा है तुम उत्तर देने की तैयारी कर रहे हो, अगला क्या बोल रहा है ये सुनने की बजाय अब हम क्या बोलने वाले हैं वो तैयार कर रहे हो। सुनो, कई बार उत्तर देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सुनना पर्याप्त होता है। तो ये होशपूर्वकरण करने चाहिए, ये आपके दिन को तैयार करता है। और संध्या जैसे मैंने बताया, ये रिसेट और सब्लिमेशन का टाइम है। आप अपने परिवार के साथ सब प्रेम रहें, प्रेम पूर्वक अपनी उपस्थिति दें। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ समय दो भाई। हमेशा टीचर, ट्यूशन टीचर कहीं बाहर भेज दिए, कहीं कोचिंग के लिए, शाम का समय बच्चों के साथ बिताओ, पूछो उनसे, उनके जीवन में इन करो, समझो उनके जीवन में। और आज आप अपने बच्चों को नहीं समझोगे, कल बच्चे आपको नहीं समझेंगे, याद रखना। आज आप बच्चों को नहीं समझोगे, कल बच्चे आपको नहीं समझेंगे। हर शाम उनके साथ बैठो, अपनी उपस्थिति दो। आजकल जिस भी बच्चे से मैं पूछता हूं, सब बच्चे कहते हैं कि दे आर इग्नोर्ड बाय देयर गार्जियन। मेरे माँ बाप को तो मेरी जिंदगी से कुछ मतलब ही नहीं है। जिसको देखो वही है, हर दूसरा आदमी, हर दूसरा बच्चा यही बोल रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? है ना? थोड़ा समय दो, 6 से 7 फिक्स कर लो। बच्चे को बुलाओ घर पे, कि नहीं जब 6 से 7 में ऑफिस से आता हूं या आती हूं तो तुम लोग मेरे सामने होने चाहिए। यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी। खेल लेना बाकी जिस समय खेलना है, बट दिस टाइम व्हेन आई बैक इन फ्रॉम द ऑफिस, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी। बातें करो, चीतें खूब तरह तरह की उनके जीवन में समझो, उतरो, अपनी पत्नी के, अपने माता पिता के। 7 से 7:30 आप योग निद्रा कर सकते हो, सिंपल जो जॉइंट एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हो, एनएसडीआर कर सकते हो, ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। एमएसआरटी कर सकते हो, कोई कीर्तन या भजन कर सकते हो। 7:30 से 8:30 आप स्वाध्याय करो, जर्नलिंग करो, पूरे दिन भर में आपने क्या किया, क्या सीखा। सुबह के जो मेरी लेक्चर्स है उस पर नोट्स बनाओ, याद करो उसको, रिवाइज करो उसको। फिर सात्विक भोजन लो, कोशिश करो कि रात का भोजन एकदम ना के बराबर हो। बेहतर है कि आप सूर्यास्त से पहले ही कर लो जो करना है। हल्का खाना खाओ, खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का फर्क होना चाहिए। और सोने से पहले आप ध्यान करके, सुमरन करके सो, ग्रेटिट्यूड से भर के सो, प्रार्थना गुनगुना के सो, अपने मॉर्निंग में क्या करने वाले हो अगले मॉर्निंग की बारे में प्लानिंग करके सो। ये आपको सब्लिमेट करेगा। आपके भीतर का काम ऊर्जा आपकी सृजन शक्ति में बदल जाएगी। आपकी क्रोध की ऊर्जा आपके दृढ़ संकल्प और शक्ति में बदल जाएगी, इच्छा शक्ति में बदल जाएगी। भय की ऊर्जा को आप बदल सकते हो साहस और विवेक में, बुद्धिमानी में, उच्चतर बुद्धिमता में। और ईर्ष्या को बदल सकते हो आप प्रेरणा में, उत्कर्ष में। ये सब्लिमेशन है। आपको लर्न करना होगा कि आप अपनी काम वासना को क्रिएटिविटी में कैसे बदल सकते हैं। आपके अंदर जो क्रोध है उसको आप दृढ़ संकल्प शक्ति में,
इच्छा शक्ति में कैसे बदल सकते हैं? भय को आप साहस और बुद्धिमत्ता में कैसे बदल सकते हैं? ईर्ष्या को प्रेरणा के उत्कर्ष में कैसे बदल सकते हैं? और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करके देखो। ये आपकी काम वासना वास्तव में सृजन शक्ति ही है। ये सृजन ही करती है। इस काम ऊर्जा से ही आप बच्चे पैदा करते हो, सृजन करते हो। ये सृजनात्मक पॉइंट है। ये आपके भीतर की वो शक्ति है जो सृजन करता है। और ये सृजन आप अपने कामों में, अपने वर्क में ला सकते हो। क्रोध, क्रोध संकल्प का प्रतिरूप है, इच्छा का प्रतिरूप है। अगर इस पर आप मनन करोगे, ये सब्लिमेट हो जाता है। योग सूत्र में इसी को प्रतिपक्ष भावनम कहा गया, प्रतिपक्ष भावना कहा गया। योग सूत्र में पतंजलि इसको बहुत बार बार जोर देते हैं कि आप अपने प्रतिपक्ष भावना के अभ्यास से अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सब्लिमेट कर सकते हैं। आपके चेतना के 7 शक्तिशाली प्रयोगों के बारे में मैं आपको चलते चलते बताता हूं कि आप वो कौन से 7 शक्तिशाली प्रयोग हैं। पहला है साक्षी ध्यान, जिसमें 20 मिनट बिना किसी विधि केवल बैठ जाओ, बस बी देयर। मौन व्रत, जो सप्ताह में एक बार 4 से 8 घंटे के लिए पूर्ण मौन होते हो आप। ट्रिगर जर्नलिंग, जो चीजें आपको ट्रिगर करे उसे लिखिए। आपको चक्र बताया ना कैसे ट्रिगर से आप रिएक्शंस करते हो, उसके साक्षी बनिए। चौथा प्रयोग आपकी प्राण शक्ति का प्रयोग है। आप कुंभक का अभ्यास कीजिए, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें, अगोचरी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। सब मैंने आप लोगों को बताया है। रोजाना आप प्राणायाम और अभ्यास कीजिए, प्राणायाम के अभ्यास कीजिए। पांचवा जो शक्तिशाली प्रयोग आपने करना चाहिए वो अन्न शुद्धि पे करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन फलाहार करें, निर्जल उपवास करें। ये आपके मन की स्पष्टता को बढ़ाता है, ऑटोफेगी डेवलप करता है। कभी सप्ताह में एक दिन बिना मोबाइल के रहना सीखिए। नदी के पास, वृक्ष के पास, जंगल, फॉरेस्ट वॉक, गार्डनिंग कीजिए, खुले आकाश में बैठिए। ये आपके अल्फा वेव्स को डेवलप करता है, ईगो डिसोल्यूशन करता है। एक न एक कोई ना कोई निस्वार्थ कार्य रोज आपको करना चाहिए, बिना अपेक्षा के, बिना इसके कि कोई उसके बदले में मुझे कुछ मिले। ये आपकी ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा और चेतना का विस्तार करेगा। ये 7 प्रयोग यदि आपने कर लिए तो समझो कि आप रिकॉन्फ़िगर कर देंगे अपने आप को। बस ये 7 परिवर्तन करनी। इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रैक्टिसेस है जो कि हम इसको रिकोड करते हैं, अपने कोडिंग्स को रीचेंज करते हैं। जैसे विपस्सना मैं आगे आपको बताने वाला हूं कमिंग वीक में। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। संकल्प विजुअलाइजेशन, कोहेरेंट ब्रीदिंग, ये सब मैं अभी आने वाले सप्ताह में आपको सिखाने वाला हूं। त्राटक, मंत्र एंड पैटर्न इंटरप्ट। ये तो खैर एसटीओपी जब मैं आपको सिखाया था तो आपको मैंने ये पैटर्न इंटरप्ट सिखाया था। लेकिन ये बाकी के जो 4 है, विपස්සना, संकल्प विजुअलाइजेशन, कोहेरेंट ब्रीदिंग और मंत्रा एंड त्राटक, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीक सिखाने वाला हूं। और ये जो दुर्बल पैटर्न आपने रिएक्शन का, ट्रिगर एंड रिएक्शन का बना लिया है, उसके लिए, उसकी मुक्ति के लिए आप पहले उसको पहचानो।
रुको, पॉज करो, उसको विटनेस करो, देखो, इंक्वायर करो, क्वेश्चंस पूछो कि हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो सही है, उचित है या भी नहीं। जर्नलिंग करो उस पर और नया पैटर्न बनाओ, रिवायर करो। रिकॉग्नाइज, पॉज, विटनेस, इंक्वायर एंड रिवायर। ये 5 चरण ऐसे हैं जिससे आप इस दुर्बल पैटर्न से मुक्ति हो सकते हो। आपके भीतर जो शक्तिशाली चरित्र निर्मित हो सके, इसके लिए 8 स्तंभ होने चाहिए। इनमें से कोई भी 4 हो तो काम हो जाएगा, पर न्यूनतम 4 होने चाहिए। 8 हो जाए तो वाह, बात ही क्या है। एक है आत्मानुशासन, जो आपका मन कहे वो नहीं, जो आपने नियम बनाया है आप वो करें, ये चरित्र का नियम है। भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ना अति उत्साह ना अति निराशा। स्पष्ट उद्देश्य, आपके जीवन का रियल उद्देश्य क्या है, जीवन का धर्म को जानना, उसमें लीन होना। रेजिलियंस, लचीलापन होना, न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करना, गिरकर उठना, हर बार और मजबूत होना। करुणा और सेवा, दूसरों की पीड़ा में उपस्थित होना। एम्पैथी, करुणा, कंपैशन। आत्म ईमानदारी, अपनी सच्चाई से नहीं भागना, जो ट्रुथ है उसको स्वीकार करना, जो हो जैसा हो उसको स्वीकार करना। और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना, निरंतर सीखना। टू बी अ लर्नर, टू बी अ लिसनर। और शांत वीरता, भय में भी कर्तव्य नहीं छोड़ना, चिंता में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना, अपने पथ पर अडिग रहना। ये 8 चीजें अगर आप के अंदर में है तो आप शक्तिशाली चरित्र के हो, वरना आप दुर्बल इंसान हो। तो इन 8 में देख लो कि कौन सी चीजें आप में है, और ईमानदारी से देखना, बड़े ईमानदारी से इन पर विचार करना। और इनमें से कम 4 तो आप में होने ही चाहिए। अगर ये इनमें से 4 भी नहीं है तो आप निश्चित रूप से चरित्रहीन व्यक्ति हो। तो आप अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो 8 उपाय को अपनाएं। हम लोग पिछले 55 दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हमने 90 दिन का व्रत लिया है। मैंने आपको 90 डेज का पूरा रूपांतरण बताया था, जिसके हम लोग चरण 2 के सेकंड फेज के लास्ट में चल रहे हैं। 57 58 चर्चा हम लोग का चल रहा है, दिन चल रहा है, जो हम लोग सेकंड फेज के लास्ट दिनों में चल रहे हैं। और मैं हर बार हर फेज को डिटेल में आप लोग को समझाता हूं कि कैसे पहले हम लोगों ने नींव और जागरण की बात की, और इस फेज में हम लोग गहराई और शुद्धि की बात कर रहे हैं, और अंतिम फेज में हम लोग उतरेंगे कुछ दिन बाद, तो हम लोग उसको परमानेंट बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसको साप्ताहिक भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। जरूरी नहीं आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, आप कुछ अलग बना सकते हैं। जैसे सोमवार को आपने बॉडी रीसेट किया, मंगलवार को अपने माइंड पर्ज किया, बुधवार को आपका लर्निंग डे है, गुरुवार को आपका सर्विस डे है, शुक्रवार को आपका क्रिएटिव फ्लो है, शनिवार को मौन और उपवास है, और रविवार को प्रकृति और परिवार है। ये मैं करता हूं मेरे लिए, मैं इस दिनचर्या को फॉलो करता हूं। बाकी आप लोग देखो, आप लोग अगर इस दिनचर्या को फॉलो करते हो, और अगर आप सोमवार से रविवार तक एक निश्चित चर्या को, एक निश्चित रूपांतरण प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो, तो आपके अंदर में जीवन बदलेगा। आप देखेंगे कि पहले जहां आपका मन अनियंत्रित था, डाइवर्स थे, सुबह बिना किसी उद्देश्य के उठते थे, रात बिना रिव्यू के सोते थे, ऊर्जा आपकी बिखरी होती थी, दूसरों के नजर से आप अपने आप को देखते थे, आपका आत्मविश्वास डगमगाता रहता था, आप हमेशा संशय में होते थे, जीवन में हमेशा रिएक्शंस ही रिएक्शंस करते थे। ये अपने आप बदल जाएगा। 90 दिन में आपका मन शांत हो जाएगा, विचारों के प्रति साक्षी हो जाओगे, पॉजिटिव पैटर्न्स को अपनाने लगोगे। आप देखोगे कि भावना इंफॉर्मेटिव है, कंट्रोलिंग नहीं है। सुबह आपका पर्पसफुल है, रात आपका रिफ्लेक्टिव है। आप ऊर्जा केंद्रित हो जाओगे, क्लैरिटी होगी आपके माइंड की, आपका फ्लो एकदम स्मूथली चलेगा, आपका बॉडी रिदम, बायो रिदम बिल्कुल बना रहेगा, आत्मनिर्भर रहोगे और विश्वास से भरे रहोगे।
भीतर में एक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति काम करेगी। आप आत्मविश्वास से भरे हुए और गहरे और साहसी बनोगे। जीवन कंसिस, साक्षी भाव और इंटेंशनल होगा। तो ये आपका चुनाव है कि आप इस जीवन को चाहते हो या उस जीवन को चाहते हो। तो आपको अपने जीवन में अगर चाहिए तो अभी से अभी तत्काल आज से ही शुरू करो। आज से ही सोचो 4:30 बजे का अलार्म लगाए। सबसे पहला तो सुबह उठना सीखो। कल सुबह जो है 20 मिनट केवल श्वास को देखना है। ट्रिगर का जर्नलिंग करना शुरू करो। मौन व्रत का रूटीन लाओ और पूरा सिस्टम डेवलप करो। एक बात याद रखना, जो भीतर जागता है वही बाहर चमकता है। और चेतना का विस्तार ही जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। तो इन बातों को आपने इतने प्यार से सुना, इतने प्यार से समझा। कल हम कल मेरी 2 सेशन है। एक तो सुबह 7 बजे वाली जो संडेज विद योगी राज का सेशन रहता है, उसमें हम फेज 2 को रिव्यू करते हुए इस सप्ताह जो जो बातें करी उसको रिव्यू करेंगे, और 2 जबरदस्त बात बताएंगे, 2 ऐसी बात बताएंगे जो हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं हैं। इसके अलावा कल 10 बजे से मेरा एक सेशन है भूत प्रेत पिशाच पे, नेगेटिव एनर्जीज और आप कवच कैसे बनाएं, इन सब बातों पे। तो ये दोनों प्रोग्राम कल रविवार के लिए है। आप अपने रविवार को, कल को और सुंदर बनाना। कल फिर मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।